अगर तुमने नीट की तैयारी 2025 में अच्छे से नहीं की और अब सोच रहे हो कि ड्रॉप ले ही लेते हैं, चाहे नीट दो या नहीं दो इस साल का, बट तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम 2026 में ही अपना ड्रॉप ईयर लेके अपना नीट में अच्छा स्कोर लाके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने अगर एक और ड्रॉप ले लिया तो तुम्हारा कहीं कुछ ऐसे कॉलेज में जाके कुछ ऐसे मजाक बनाया जाएगा कि तुमने ज्यादा अटेम्प्ट्स में क्लियर किया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारे अंदर होता है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी अपने आप से पूछो कि क्या तुम इस ड्रॉप के लिए तैयार हो या नहीं हो, तुम इतने एफर्ट्स डाल सकते हो या नहीं, तुम कंसिस्टेंटली एक साल तक पढ़ सकते हो या नहीं। अगर अभी भी तुम रेडी नहीं हो तो ये वीडियो मत देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जिन्होंने पूरे अच्छे से सोच लिया है कि उन्होंने जो भी गलती की है वो इस टाइम पे उसे सुधारेंगे और पूरी तरीके से तैयार हैं अपने एफर्ट्स, मेहनत, सेक्रीफाइसेस के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए, तो ये वीडियो यार तुम्हारे लिए है। और हो सकता है तुमने बहुत सारी गलतियां की हो, सिलेबस ही कंप्लीट ना हुआ, अब तक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं क्योंकि टेस्ट की इतनी प्रैक्टिस नहीं की है, मॉक सॉल्व नहीं किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, या फिर तुम किसी एडिक्शन में पड़ गए, ठीक है, गलत संगति में तुम पड़ गए, या इतने सीरियस थे ही नहीं तुम और अब तुम्हें रियलाइज हुआ है। तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा गलती नहीं की है तुमने, इस गलती को सुधारा जा सकता है एक और ड्रॉप लेके। गलती करना इज ओके, बट गलती को समझ के भी उसे वापस से रिपीट करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो हम लोग करते हैं और इसी को हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका रोड मैप क्या होगा, ये पूरा एक साल आपको कैसे देना है, मई से लेके अगले मई तक आपको कैसे तैयारी करनी है। तो ये एक साल में आपको 2 साल का सिलेबस खत्म करना है, तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा और आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होगी, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करोगे तो सब चीज आपके दिमाग में बस घूमती रहेगी और आप कुछ आउटपुट नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको एक कोचिंग ज्वाइन करनी है, या तो ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि अगर आप किसी की गाइडेंस में सिलेबस कंप्लीट करोगे तो वो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके चेक कर सकते हो। दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान है अपने। तो आपको क्या करना है, अगर आप मई से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी है सितंबर मिड या एंड तक आपको अपनी 11th खत्म करनी है और फिर अक्टूबर से लेके जनवरी तक आपको अपनी 12th खत्म कर देनी है, ताकि फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने आपके पास रहे इफ एनी बैकलॉग्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए और अपनी रिवीजन को कंप्लीट करने के लिए। और इस सबसे पहले जब तुम कोचिंग डिसाइड करोगे, सपोज तुमने सोचा कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई करती हूँ या यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स हैं मैं वो उनसे कर लूंगी, तो उसमें बहुत जरूरी है कि तुम एक टीचर डिसाइड कर लो जिससे तुम पढ़ना चाहते हो। ऐसे नहीं कि ये इस टॉपिक ये टीचर का, ये टॉपिक इस टीचर का, किसी दोस्त ने बता दिया इस टीचर ने टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ाया तो इस टीचर का। ऐसे ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट तुम्हें तब तक, जब तक तुम एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे अपने टीचर के बीच में, तो तुम्हारे को जो भी चीज वो पढ़ा रहा है वो चीज याद ही नहीं होगी। तो कुछ भी चीज अगर तुम्हें अच्छे से समझनी है, टीचर और तुम्हारे बीच एक ट्रस्ट का फैक्टर होना बहुत जरूरी है। तो तुम अब सिलेबस अपना स्टार्ट करोगे, जैसे अगर तुम कोचिंग से पहले कुछ अपना चैप्टर्स खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें बेसिक करना पड़ेगा तीनों ही सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, ठीक है। जैसे फिजिक्स में बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मोशन इन 1D, 2D, NLM और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी। अगर तुम ये कर लेते हो तो अगर तुम्हारे ड्रॉपर बैच में 12th भी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो भी तुम, अगर तुमने वर्क पावर एनर्जी तक कर लिया अपनी 11th, तो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत हेल्प मिल जाएगी। और अगर तुमने ग्रेविटेशन कभी अच्छे से पढ़ा है तो भी तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी हेल्प मिल जाएगी। केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक में जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ये अपने फटाफट से कंप्लीट कर लो। बट फटाफट के चक्कर में परफेक्शन नहीं भूलनी है हमें। अगर तुम कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि वो चैप्टर तुम्हारा बहुत अच्छे से हो रहा है, उसके तुम सारे क्वेश्चंस लगा पा रहे हो, डीपीपीज जो है तुम उसे सॉल्व कर पा रहे हो। और बायो में ऐसे ही तुम सेल कर लो, एनिमल किंगडम कर लो, ठीक है, और तुम जेनेटिक्स कर लो, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगर तुम पहले उसे कवर कर लेते हो तो बहुत बड़ी टेंशन तुम्हारे दिमाग से हट जाएगी, ठीक है। या फिर कुछ जो तुम्हें टॉपिक्स पता है कि तुम्हारे वीक थे, जो तुम 25 के ईयर में नहीं कर पाए, तुम वो टॉपिक्स कर सकते हो। अब पढ़ना कैसे है, तुमने कोचिंग ले ली, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तुम बैठे, लेक्चर तुमने देखा, उसी लेक्चर में तुम्हें ध्यान से समझना है। कोई भी चीज तुम्हें डाउट आती है टीचर को बोलो, उसी टाइम वो आपको तुम्हें समझाएगा। अब ये फायदा आ जाता है ऑफलाइन कोचिंग का ओवर ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन में तुम रोक नहीं सकते टीचर को, पता नहीं तुम्हारे डाउट्स क्लियर कब होंगे, बट ऑफलाइन में तुम्हारे पास ये एडवांटेज है कि जैसे तुम्हें कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तुम उसी टाइम टीचर को बोलो कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा, अब मुझे बता दो, तो तुम उसी टाइम क्लियर करो। घर जाने तक तुम्हारे वो डाउट्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। जो क्लास की चीज है उसे क्लास में ही खत्म करके जाओ। जैसे ही लेक्चर होता है उन नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लो, ताकि इनकेस कोई डाउट रह भी जाए, कोई लाइन छूट भी जाए रिवाइज करनी, तो वो उसी टाइम रिवाइज हो जाए, ताकि घर जाके हम सिर्फ अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, उसी पे ही अपना टाइम दें।
जो चीज एक बच्चा छोड़ देता है, जो उसका नीट क्लियर नहीं होता, उसका रीजन ये होता है कि प्रैक्टिस। हम अपना टाइम देते हैं नोट्स एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने पे, सिर्फ थ्योरी पढ़ने पे, और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कहाँ ध्यान देना है, किस टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन सा टॉपिक के कंसेप्ट हमें लगता था कि सही है बट एक्चुअली हमारे गलत थे। तो इस सब के लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है और टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और टीचर ने जैसे ऑनलाइन में तुम्हें एंड पे डीपीपी मिलेगी, तुम उसी दिन साल के साथ वो डीपीपी कर लो अपनी खत्म। उसके बाद जैसे तुमने अगर 4 पेज आज फिजिक्स के पढ़े, उन 4 में अगर कोई फॉर्मूला आ रहा है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम उसे एक पेपर पे लिख लो। फिर अगले दिन 4 पेजेस हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर पेपर पे लिख लो। तो जैसे चैप्टर खत्म होगा, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला शीट या शॉर्ट नोट्स की एक लिस्ट तैयार होगी कि जब भी तुम्हें चैप्टर रिवाइज करना है, तुम बस वो फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लो रिवाइज, क्योंकि कंसेप्ट तो तुम नोट्स में पढ़ ही रहे हो। सेम जो चीज मैंने फिजिक्स की बताई, एनसीईआरटी भी तुम्हें पढ़नी है। और मतलब जैसे जैसे जो टॉपिक खत्म होता जा रहा है, तुम उसी की एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे लिए भी आसान होगा। एकदम से सारी एनसीईआरटी पढ़ने का बर्डन नहीं आएगा। और अभी तो तुम स्टार्ट ही कर रहे हो, तो तुम्हारे पास टाइम है। ऐसा नहीं है कि कल कोई नीट है तो तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं है। सेम चीज तुम्हें करनी है फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, बस तुम्हें एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और जो बैक क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। ऑर्गेनिक में तुम सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे स्टिक रहो। इसके अलावा तुम्हें कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, सब फालतू है। और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने अपने टाइम पे जेई मेंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, क्योंकि जेई मेंस में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक के, वो बिल्कुल एनसीईआरटी से आते हैं और ऐसी ऐसी लाइनों से आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा इससे क्वेश्चन बन पाएगा। तो वहां से मेरी बहुत प्रैक्टिस हुई थी, क्योंकि मुझे नीट प्रीवियस ईयर करके लगा था कि ये सब तो रिपीट हो रहा है, कुछ नया चीज मुझे नहीं मिल रही है। तो जब मैंने जेई मेंस की किए तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे। तो तुम भी 3-4 साल के पिछले जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं उसके तुम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर कर सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। बायो में मेरा ये था कि हर एक चीज मुझे जो पढ़नी है वो एक फ्लो चार्ट या मैच द कॉलम, मतलब टेबल फॉर्म में, डिफरेंसेस की फॉर्म में या डायग्राम से याद करूं तो वो मेरे को बेटर रहेगा। मेरे को उसको याद करने में बहुत आसानी होती थी। दूसरी चीज, जब मुझे पता है कि कल टीचर ने बोला कि ये चैप्टर क्लास में होगा, तो मैं पहले से उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ के जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ समझ आए चाहे ना आए। अगर मुझे 10 लाइन में से 1 लाइन भी समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जब टीचर पढ़ा रहा है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठो। जो टीचर बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार टॉपिक है, बहुत बार आ चुका है, उसको तुम भी मार्क कर लो कि ये टॉपिक मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं टेस्ट में से भूल जाऊं, तो ये तो मुझे पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चलते रहेंगे जब तुम अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठोगे। अब जैसे ही चैप्टर तुम्हारा एनसीईआरटी का खत्म हुआ क्लास में, तुम उसी टाइम अपना एनसीईआरटी लो और सब चीज वापस से रिवाइज कर दो। फिर घर जाके एक बार और रिवाइज कर लो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना तुम क्लास में ही खत्म कर दोगे नोट्स, उतना बेटर है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें घर आके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुत टाइम तुम्हारा बचेगा। तो अभी तुम वेट मत करो कि कब 2025 पूरा खत्म होगा, 26 जब स्टार्ट होगा तब हम तैयारी करेंगे, अभी मस्त घूम लेते हैं, इधर चले जाते हैं, माइंड को फ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हें करना है करो, 1-2 दिन बहुत है, ठीक है। उसके बाद तुम अपना प्रॉपर शेड्यूल बना लो, प्लानिंग बना लो कि मुझे 12 से 13 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना ही है, और ये स्टार्टिंग से ही आदत बना लो कि मुझे इतना तो पढ़ना ही है। अगर तुम 13 घंटे का सोचोगे तो इफेक्टिव उसमें से 10 घंटे ही पढ़ पाओगे। तो अभी तुम अपने दिमाग में रखो, और टारगेट्स जो है तुम्हारे, और जो तुम्हारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसको अपनी स्टडी टेबल पे लिख लो कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे इतने नंबर लाने हैं, ताकि जब भी तुम बैठो ना तुम्हें वो दिखे और तुम खुद से मोटिवेटेड रहो। मैनिफेस्टेशन की पावर भी बहुत स्ट्रांग है, तुम खुद मैनिफेस्ट करो तो ये चीज काम करती है, बट तभी करेगी जब तुम उसके लिए मेहनत भी करोगे। तुम्हें खुद से ही मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं रहना तुम्हें कि अब वो आके करेगा, मुझे बोलेगा कि पढ़ लो, मैं इसकी वीडियोस देखूंगा तो मुझे लगेगा कि अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो वो सब भी ठीक है, बट तुम्हें खुद से एक अंदर से होना चाहिए कि मुझे इस बार तो करना ही है। 1 साल मेरा खराब हो गया, ये साल मुझे फ्रूटफुल बनाना है अपना। और जितनी जल्दी तुम्हें मेहनत करने की आदत डलेगी उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नीट खत्म करने के बाद तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा। तुम जो लाइन चूज कर रहे हो एमबीबीएस की, उसमें आने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एमबीबीएस में आके भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तुम आदत अगर अभी से डाल लोगे इतने इतने घंटे पढ़ने की, तो तुम्हें बहुत ऐसे नहीं लगेगा बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है एमबीबीएस में, ठीक है। तो तुम्हारे लिए आसान होगा, तुम्हारे लिए हैबिट है वो कि इतना मुझे पढ़ना ही है, तो इतना मेरे लिए नॉर्मल है, तो तुम्हें बहुत कुछ अलग नहीं लगेगा। और एक गलती जो बच्चे करते हैं वो होता है कि फिजिक्स को वो वीक बना लेते हैं, अपना फेवरेटिज्म वाली चीज लाते हैं कि बायो हमारे को अच्छी लगती है तो हम ज्यादा देर बायो पे देंगे, फिजिक्स बेचारा अकेला पड़ा रहता है, उसको भी पढ़ता नहीं है। यही चीज फिर लास्ट में आके बहुत ज्यादा रिग्रेट होती है, और फिजिक्स ही ऐसी होती है जो हमारे सारे मार्क्स को नीचे लेके जाती है। तो स्टार्टिंग से ही अपना कुछ भी फेवरेटिज्म की चीज मत करो कि ये टॉपिक मेरा अच्छा तो मैं इस पे ज्यादा टाइम दूंगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन करूंगी। वो तुम्हारा अच्छा है तो उसके क्वेश्चन तो तुम्हारे बन ही जाएंगे। जो चीज अच्छी नहीं है ड्रॉप ईयर में तुम्हें वो ठीक करनी है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या है हर जगह के, तो तुम्हें बस उस पर काम करना है। फिजिक्स अच्छी नहीं है तो फिजिक्स ही उठाओ, और फिजिक्स में एनसीईआरटी करनी चाहिए नहीं, इस पे ऊपर आई विल मेक अ वीडियो, बिकॉज आई थिंक कि मैं इस लायक हूँ कि मैं वीडियो बना सकूँ फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि मेरे भी 180 आए हैं फिजिक्स में नीट में। तो मैं डेफिनेटली इस पे कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो 1-2 दिन में इस पे भी डाल दूं कि एनसीईआरटी फिजिक्स की कितनी जरूरी है। जब तक तुम खुद पे विश्वास नहीं रखोगे ना,
जब तक तुम खुद पे बिलीव नहीं रखोगे कि मैं कर सकता हूँ, तब तक भगवान भी तुम्हारे पे बिलीव नहीं करेगा। तो तुम्हें पहले खुद पे बिलीव करना है कि मैं कर सकता हूँ। अपने ड्रीम को स्ट्रांग रखो। हर रोज सुबह उठ के बोलो कि इस बार मैं करूंगा नीट, इस बार मेरे से होएगा, मैं मेहनत करूंगा इसके लिए, ठीक है। और जो ऑफलाइन जाते हैं कोचिंग में बच्चे, वो अपनी कंपैरिजन की जो आदत है उसे अगर छोड़ देना तो आधी खुशी तो उनको वहां से ही हो जाएगी। जो कंपेयर करते हैं ना ऐसे कि उसके मार्क्स इतने ज्यादा कैसे आ गए, स्पेशली लड़कियों में ज्यादा होता है कि उसके मार्क्स इतने ज्यादा कैसे आ गए, मुझे उससे ज्यादा लाना है। तुम्हारा कंपटीशन वो लड़की नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन इतने 25 लाख बच्चे हैं जो नीट में बैठेंगे, तुम्हें उनसे कम्पीट करना है। तो तुम ये ऐसे एक क्लास में बैठ के 50 बच्चों के बीच में मत सोचो कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत बुरा कर रहे हो। तुम खुद से ही कम्पीट करो, तुम खुद के लिए ही टारगेट सेट करो कि इस टेस्ट में मुझे इतना लाना है। आज का प्लान में रहता है तो मुझे आज इतने चैप्टर खत्म करने ही है। सुबह उठते ही या एक रात सोने से पहले तुम अपनी टू डू लिस्ट बना लो कि आज मुझे ये सब चीज करनी है। अगर हो जाती है तो खुशी से सो, आराम से सो, नहीं होती तो फिर सोचो। जिस दिन तुम्हारा दिन खराब होता है उस दिन तुम्हें बुरा लगना चाहिए। अगर बुरा नहीं लग रहा तो इसका मतलब तुम सीरियस हो ही नहीं नीट के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट्स में आके बताओ। और मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये भी मुझे कुछ सजेशन आप देना चाहो तो दे सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।